केटीवी स्टोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने जमाने की बात है, एक नगर से कुछ दूर एक शांत सी बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी सबसे बड़ी चतुराई यह थी कि वे आम लोगों की तरह ही दिखते थे। उनका पहनावा बिल्कुल सीधा साधा था और वे बात करने में हर किसी से बेहद नरमी से पेश आते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे बहुत ही शरीफ और भले इंसान हो। गांव वाले तो उन्हें शरीफों का सरदार समझते थे, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनकी असली हकीकत से अनजान थे कि वे तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज के इलाकों में चोरी करने निकल पड़ते थे और फिर चोरों की तरह चोरी करके सुबह होने से पहले ही चुपचाप अपने गांव लौट आते थे। ये तीनों सिर्फ चोर ही नहीं थे बल्कि पक्के यार भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे जिस्म और जान। सुख दुख में वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। कोई भी मुसीबत आए तो तीनों मिलकर उसका सामना करते, जैसे 3 योद्धा। वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम रोशन और तीसरे का नाम शेरा था। हीरा और रोशन के अपने अपने परिवार थे, पर शेरा इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, जैसे रेगिस्तान में एक पेड़। उसके न माता पिता थे, न भाई बहन और न ही कोई रिश्तेदार। वह अपने दोनों दोस्तों को ही अपना परिवार मानता था, जैसे कोई अपनी परछाई। एक दिन की बात है, उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहीं से सुना था कि वहां से 5 कोस दूर बादलपुर नाम का एक नगर है, जहां बहुत अमीर लोग बसते हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और ढेरों कीमती चीजें भरी पड़ी हैं। उन तीनों के मन में लालच का बीज बोया गया और उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक बड़ा हाथ मार लिया जाए तो एक ही रात में उन तीनों की किस्मत चमक सकती है। इसके बाद उन्हें कोई छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही हर रात खतरा मोल लेना पड़ेगा। तीनों ने खूब सोच विचार करके पूरी योजना तैयार कर ली और आखिर में वे इस काम के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। अगली सुबह हीरा और रोशन अपने अपने घर वालों से कहने लगे कि वे किसी काम की तलाश में दूसरे नगर जा रही है और उन्हें लौटने में कुछ वक्त लग सकता है। फिर तीनों दोस्त बादलपुर के लिए निकल पड़े। उनका सफर आसान नहीं था क्योंकि बादलपुर वहां से काफी दूर था। सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, पर उन तीनों के मन में वहां से मिलने वाले धन का लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वे तीनों जब बादलपुर पहुंचे तो उनके चेहरों पर जरा भी थकान नहीं थी, बल्कि उनके चेहरों पर तो ऐसी मासूमियत और सादगी थी कि जो भी उन्हें देखता उन पर तुरंत यकीन कर लेता। पूरा दिन उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और शाम होते होते वे सभी एक सराय में पहुंचे। सराय के मालिक से उन्होंने बात की और बताया कि वे तीनों व्यापार के सिलसिले में यहाँ आए हैं और उन्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए। सराय के मालिक को भी वे तीनों व्यापारी ही लगे। उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असलियत में वे तीनों चोर और लुटेरे हैं। उन्हें सराय में रहने के लिए जगह मिल गई। उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे, पर उन तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी और वह थी आज रात का डाका, जो उनकी किस्मत को बदल सकता था। उन तीनों ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर बहुत ही धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें करने लगे। रोशन कहने लगा, यारो, आज की रात अपनी जिंदगी की बहुत खास रात होने वाली है, इसलिए हम अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए आधी रात के बाद ही निकलेंगे। अगर तुम में से किसी को थकावट महसूस हो रही है तो वह आधी रात होने तक सो सकता है, क्योंकि मैं तो सोऊंगा नहीं, बल्कि तुम दोनों में से अगर कोई सोता है तो उसको मैं जगा दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कुछ घंटों के लिए अपनी थकावट उतार लो, ताकि चोरी करते समय हम सभी पूरी तरह से चौकन्ने रहें। हीरा बोला, भाई, मुझे तो कोई थकावट नहीं है, बल्कि मेरी थकावट तो जैसे छू मंत्र हो चुकी है। मैं तो बस आज रात के काम के बारे में सोच रहा हूं। और फिर शेरा भी बहुत ही धीमी आवाज में बोला, ठीक है दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूं, तुम लोग मुझे जगा देना। इसके बाद शेरा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गया, जबकि हीरा और रोशन दोनों जाग रहे थे, जैसे 2 पहरेदार। जब रात गहरी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा बसर गया, जैसे मौत का साया,
तब हीरा और रोशन ने धीरे से शेरा को उठाया और वे तीनों दबे पांव सराय से निकलकर छिपते छिपाते अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार एक घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने दिन में ही उस घर को दूर से देख लिया था। वह एक पुराना पर किसी अमीर का घर लगता था। उन तीनों ने इस घर में डाका डालने का फैसला कर लिया। उन्होंने चारों तरफ घूमकर उस घर का जायजा लिया और फिर कान लगाकर सुनने लगे कि घर के अंदर कितने लोग हो सकते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार और छानबीन करने के बाद उन लोगों को अंदाजा हो गया कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं हैं और यही समय घर में डाका डालने के लिए बिल्कुल ठीक है, जैसे कोई शुभ मुहूर्त। और वे तीनों धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस गए। वे दबे पांव और छिपते छिपाते घर के अंदर जा रहे थे और घर के अंदर हो रही हर हलचल को महसूस कर रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि आज वे यहां से मालामाल होकर जाएंगे। वे तीनों घर के अंदर कीमती गहनों, पैसों और दूसरी कीमती चीजों को तलाशने लगे। घर के एक कमरे की तलाशी पूरी करने के बाद जब वे दूसरे कमरे में पहुंचे तो उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में सोई हुई नजर आई। वह काफी बूढ़ी थी और पूरी तरह से बेखबर लग रही थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। उन तीनों चोरों ने धीरे धीरे बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में पहुंचकर उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उस कमरे में उन्हें एक बहुत बड़ा संदूक नजर आ गया था। अक्सर पुराने घरों में इस तरह के संदूकों में कीमती सामान और जेवर रखे जाते थे, इसीलिए उस संदूक को देखते ही तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिल उठी। जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। संदूक के अंदर से सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली और कुछ कीमती सामान भी था। ये सब देखते ही उन तीनों की आंखों में खुशी और लालच साफ साफ दिखाई देने लगा। लेकिन उन तीनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वे तो बस अपने चोरी के काम में डूबे हुए थे, इसलिए उन तीनों ने बिना कोई देरी किए रात के अंधेरे में सारा चोरी का माल घर से बाहर निकाला। ये काम उन्होंने इतनी सफाई और इतनी खामोशी से किया कि किसी को कुछ भी खबर नहीं लगी। उन तीनों चोरों ने अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर अपना सामान लादा और अंधेरे में ही वह नगर छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़े। पर अब उन तीनों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। उनके पास जो चोरी का सामान था वह बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उस सामान को छिपाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब रोशन कहने लगा, अगर हम तीनों इस सारे सामान के साथ गांव में घुसेंगे तो हर कोई हमसे यही पूछेगा कि सिर्फ एक ही दिन में हमारे पास इतनी दौलत कहां से आ गई और इससे हमारी चोरी का भेद खुल सकता है। इसीलिए हमें यह चोरी का सारा माल कहीं पर छुपा कर रखना होगा। रोशन कहने लगा, तो क्यों ना हम अपनी बस्ती के बाहर जो सुनसान खंडहर है वहां जाकर इस सारी चोरी के माल को छुपा दें। बाकी दोनों दोस्तों को भी यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने यह फैसला कर लिया। और फिर वे तीनों रात के अंधेरे में ही बस्ती के बाहर उस पुराने खंडहर में गए। वहां उन्होंने अपना सारा चोरी का माल छिपा दिया, लेकिन सोने की अशरफियों से भरी हुई वह थैली उन्होंने अपने साथी शेरा के हवाले कर दी, क्योंकि उनका मानना यह था कि शेरा का कोई परिवार तो है नहीं, इसलिए जब वह घर पहुंचेगा तो कोई भी उससे पूछताछ नहीं करेगा। और इस सारे सामान में सबसे ज्यादा कीमती यह सोने के सिक्कों की थैली ही थी। बाकी का सारा सामान उन सब ने खंडहर में एक ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां किसी की नजर न जा सके। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला अब शेरा के पास था और फिर वहां से वे तीनों अपने अपने घरों को चले गए। उन तीनों ने अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लिए थे जैसे वे बहुत थके हुए और मायूस हो और उन्हें दूसरे शहर में जाकर कोई काम न मिला हो और वे खाली हाथ घर लौट कर आए हो। रोशन और हीरा ने अपने परिवार वालों को यही बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की पर वहां उन्हें कोई काम नहीं मिला, इसलिए वे लोग वापस आ गए। दूसरी तरफ शेरा, जिसके पास सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला था, उसने वह थैला खोला। उसके मन में विचार आया, क्यों न इन सोने के सिक्कों की गिनती कर ली जाए ताकि इन सिक्कों को अपने दोस्तों के साथ बांटना आसान हो जाए। और उसने सिक्कों की गिनती शुरू कर दी। गिनती जब पूरी हुई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वे पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। शेरा का दिल खुशी से झूमने लगा और जब उसने थैली को अच्छी तरह से देखा तो उसमें से एक चिट्ठी उसके हाथ लगी। वह चिट्ठी बहुत ही अजीब थी।
शेरा ने वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसने अभी चिट्ठी को पढ़ना ही शुरू किया था कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और दुख के कारण वह जमीन पर ही बैठ गया और सारी दौलत और सिक्कों के बारे में वह भूल ही गया था। चिट्ठी में कुछ इस तरह से लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारा पिता भी अब इस दुनिया से चल बसा। अब मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मैंने अपनी और तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी और कीमती सामान तुम्हारे लिए इस कमरे में रख दिया है। तुम जब भी आओगी तो यह तुम्हारा दहेज है हमारी तरफ से। तुम इसे स्वीकार कर लेना और शादी कर लेना, खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ गरीबी के कारण टूट गई है। यह सोचकर मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए कीमती सामान और सोने के कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हो। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम अपना जीवन खुशी से गुजार लेना बिटिया। गरीबी बहुत ही बुरी चीज है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकती थी। तुम्हारी बदनसीब माँ। और फिर चिट्ठी पढ़कर शेरा की आंखें पछतावे से भर गईं। अब उसे वह सिक्कों की थैली एक बोझ लगने लगी थी, जैसे गुनाहों का गट्ठर। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। एक डाकू होने के बावजूद भी वह फूट फूट कर रोने लगा। वह सिक्कों से भरी हुई थैली को देखता रहा, जैसे वह थैली सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से भरी हुई हो। और फिर उसे अपनी माँ याद आ गई, जिसने उसे पाला पोसा कर बड़ा किया था। वह सोचने लगा कि अगर यह मेरी माँ की चिट्ठी होती और यह मेरी बहन का दहेज होता और इसे कोई लूट कर ले जाता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। यह विचार आते ही उसके मन में पछतावे की आग भड़कने लगी, जैसे जंगल में आग। उसने किसी तरह से वह रात काटी और सुबह होते ही वह अपने बाकी दोनों साथियों यानी हीरा और रोशन के पास पहुंच गया। शेरा के चेहरे पर परेशानी और शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और वह चिट्ठी अपनी जेब से निकालकर उन दोनों के सामने पढ़ने लगा। फिर कहने लगा, मैं तो यह सिक्के और सारा सामान वापस करने जा रहा हूं। यह हम लोगों का नहीं है, बल्कि किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। हीरा और रोशन ने जब उसकी बात सुनी तो वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। उन दोनों के दिलों में एक तूफान सा उठ रहा था, जैसे समुंदर में लहरें। उनमें से रोशन आगे बढ़ा और कहने लगा, नहीं दोस्त, तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कोतवाल को इसके बारे में पता चल गया कि यह सारा सामान तुम्हारे पास था तो तुम्हारे हाथ ही काट दिए जाएंगे और साथ ही पता नहीं कौन सी सजा तुम्हें दी जाएगी। और वैसे भी ये सारा सामान हम तीनों ने एक साथ मिलकर लूटा है, और अगर तुम सारा सामान वापस लौटा दोगे तो इसमें हमारा हिस्सा भी वापस चला जाएगा, और ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर हीरा कहने लगा, तुमने ठीक कहा रोशन, हम यह सामान बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। किस्मत से यह हमारे हाथ लगा है। हम एक चिट्ठी के कारण यह कीमती सामान और सोने के सिक्कों की थैली अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। शेरा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन शेरा बड़ी ही नरमी और सच्चाई के साथ बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों ने यही फैसला किया है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से तुम्हें दे दूंगा, और अगर कोतवाल की सजा भी मुझ पर आ गई तो मैं वह भी हंसकर स्वीकार कर लूंगा। पर मैं एक माँ की आंसू और एक बदनसीब बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक गुनहगार चोर हूं, पर इतना मतलबी और इतना बेशर्म नहीं हो। अगर मैंने यह सामान वापस नहीं किया तो मेरा यकीन करो दोस्तों, मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात इस चिट्ठी में लिखी हुई बातें मेरे दिल को छलनी करती हैं। और फिर शेरा ने अपने दोस्तों की मर्जी या नाराजगी की परवाह नहीं की और सारा सामान इकट्ठा किया, घोड़े पर लादा, सिक्कों से भरी हुई थैली ली और अकेला ही बादलपुर की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई अकेला यात्री। वह सारा दिन सफर करता रहा। थका होने के बावजूद भी उसका दिल अब काफी हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतरने वाला हो। आखिरकार वह शाम के समय उस नगर में पहुंच गया जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। वह गलियों से गुजरा, उस पुराने घर की तरफ चलने लगा। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद उसे वह घर मिल ही गया। उसे पक्का विश्वास था कि उस घर में अभी भी बूढ़ी औरत के अलावा और कोई नहीं होगा, इसलिए वह सीधा बेधड़क घर के अंदर चला गया। पर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। आखिर यह सब क्या माजरा है?
जब धीरे धीरे वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी मौत हो चुकी थी। कमरे में जो औरत रो रही थी उसे देखकर शेरा सोचने लगा कि शायद यह वही लड़की है जिसके लिए वह चिट्ठी लिखी गई थी। शेरा ने जब उससे पूछा तो पता लगा कि वह उस बूढ़ी औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि वह तो पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन थी जो उस मरने वाली बूढ़ी औरत की देखभाल किया करती थी। फिर शेरा ने वह सारा सामान एक एक करके कमरे में वापस रखना शुरू कर दिया। उसने सिक्कों से भरा हुआ वह थैला भी वहीं पर रख दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वह सारा सामान वहां से मिला था। वह यह सारा काम इस तरह से कर रहा था जैसे किसी की अमानत वह उसके असली हकदार तक पहुंचा रहा हो। इस दौरान वह पड़ोस की औरत जो रोए जा रही थी उसको हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? शेरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं इनका रिश्तेदार हूं। उस औरत ने शक भरी नजरों से शेरा को देखा और कहा, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। यह बात सुनकर शेरा चुप ही रहा। वह कुछ न बोल सका। उसने सच बताने की जरूरत महसूस न की, क्योंकि अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि वह उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, और अगर वह सच बता दे तो उसे शहर के कोतवाल के सामने ले जाया जाएगा। इसके बाद शेरा ने अपनी इच्छा से मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार करवाया और फिर उसी घर में रह गया। अब वह उस बूढ़ी औरत की बेटी का इंतजार कर रहा था जिसके लिए यह सारी अमानत रखी गई थी। वैसे तो शेरा एक डाकू था, लेकिन उसका यह बर्ताव दिखाता था कि उसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा थी, क्योंकि इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जैसे चमक सोने से नहीं, उसके गुणों से। अब शेरा उस घर में ही रहने लगा। वह बिल्कुल चुप और अपने विचारों में डूबा रहता। अब तो उसे सिर्फ उस लड़की का ही इंतजार था जिसके लिए यह सारा सामान रखा गया था। वह रोज दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार करता। कई बार वह गांव के लोगों से पूछता, पर उसे कोई खबर न मिली। और फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन अचानक एक बहुत ही खूबसूरत पर परेशान हालत में एक लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में एक अजनबी को बैठे हुए देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह पूछने लगी, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ पर है? मेरे पिताजी कहाँ पर है? शेरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस शहर में नया आया हूँ। तुम्हारी माँ पिछले कई दिनों से बीमार थी और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है। मुझे यह भी पता लगा है कि तुम्हारे पिता भी कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं। ये सुनते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे झरना। उसकी हालत देखकर शेरा का दिल भर आया। तब शेरा ने अपने आप को संभाला और फिर उस लड़की को हौसला देते हुए कहने लगा, मौत तो एक सच्चाई है जो हर किसी को आनी है, जैसे सूरज का उगना ढलना। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इस दुनिया से चले जाना ही उसका नसीब होता है। लेकिन मुझे तुम पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। तुम उन्हें इस हालत में छोड़कर क्यों गई थी? लड़की चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शेरा की बातों में गुस्सा था, पर उसके गुस्से में इंसानियत और सच्चाई भी थी। उस लड़की ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में अपने लिए इतनी हमदर्दी महसूस की थी। वह कांपती हुई आवाज में कहने लगी, मैं माता पिता की इच्छा के अनुसार ही कुछ समय पहले एक दूसरे शहर में अपनी बुआ के पास चली गई थी। उस समय मेरे माता पिता दोनों बिल्कुल ठीक थे। लगता है उनकी अचानक ही मौत हो गई और उनकी मौत की खबर मुझे नहीं मिली। पता नहीं क्यों, या फिर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। शेरा चुपचाप यह सब कुछ सुन रहा था और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने सब कुछ सच सच उस लड़की को बता दिया कि मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि मैं एक डाकू हूँ और तुम्हारे घर में से सब कुछ कीमती सामान लूट कर मैं ले गया था। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दिलवा सकती हो, मुझे कोतवाल के पास ले जा सकती हो या फिर मुझे माफ कर सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथों में है। लड़की की आंखों में से आंसू बह रहे थे, पर अब उन आंसुओं में दुख के साथ साथ शेरा के लिए हमदर्दी भी थी। अब उसके दिल में उस डाकू के लिए एक खास जगह बन गई थी। शेरा वहां से उठा और जब जाने लगा तो बोला, अब यह सोने के सिक्कों की थैली और यह सारा कीमती सामान और यह घर सब कुछ तुम्हारे हवाले है। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े या कोई मुश्किल आए तो मेरा घर यहाँ से 4 कोस दूर जमाल बस्ती में है। वह लड़की फौरन बोली, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
तुमने जिस ईमानदारी और नेक दिली से मेरी माँ की अमानत मुझे वापस की है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो ये सिक्के रख लो और यहीं पर कोई व्यापार शुरू करो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब शेरा कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक ईमानदार व्यापारी बन चुका था, जैसे कोई नया जन्म। कुछ समय के बाद उसकी पुरानी बस्ती के दोनों दोस्त हीरा और रोशन भी उससे मिलने के लिए आए। जब उन्होंने उसकी बदली हुई जिंदगी देखी, उसका सम्मान देखा, उसका सुकून देखा और उसके परिवार को देखा, तो उन दोनों के दिल भी पिघल गए जैसे बर्फ, और उन्होंने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वे दोनों भी शेरा के साथ उसके कारोबार में शामिल हो गए और इस तरह से शेरा नाम का वह डाकू एक कामयाब और धनी व्यापारी बन चुका था। अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। यह कहानी उस वक्त की है जब राजस्थान के एक छोटे से गांव में 3 ठग रहा करते थे। उनके गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे उन्होंने लूटा न हो। गांव वाले उन तीनों से बहुत परेशान थे। लगभग हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था। आसपास के गांवों के लोगों को भी उन तीनों ने कभी नहीं बख्शा। अब तो आसपास के गांव और उनके अपने गांव के सभी लोगों को पता चल चुका था कि ये तीनों बहुत बड़े ठग हैं। ये अपनी ठगी की नई नई तरकीबें आजमाकर लोगों को लूटते रहते हैं। इसलिए उस गांव और आसपास के गांव के लोग उनसे सावधान रहते थे। जैसे ही किसी को उन तीनों में से कोई एक या तीनों सामने से आते दिखाई देते तो लोग अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह अब उन तीनों को अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत परेशानी होने लगी थी। हालत ये हो गई थी कि अब उनके झांसे में कोई नहीं आता था। जब वे तीनों बहुत परेशान हो चुके थे तो उन्होंने आपस में सलाह की कि आसपास के गांव के लोग अब उनके बारे में जान चुके हैं, इसलिए अब उनके चक्कर में कोई नहीं फंसता। तो क्यों न किसी दूसरे शहर में जाकर कोई ठगी का काम किया जाए। वे तीनों इस बात पर सहमत हो गए और अपना सामान बांधकर किसी दूसरे शहर की ओर चल दिए। चलते चलते उन तीनों को बहुत जोर की भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन उनके पास एक भी पैसा नहीं था। ऐसी हालत में वे क्या करते, क्या खाते और क्या पीते। दूसरे शहर के बाजार में पहुंचकर वे तीनों इधर उधर देखने लगे तो उन्हें सामने एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई दिखाई दी। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, न जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी बढ़ गई। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था, इसलिए बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। तब रामू उस्ताद ने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों, अब कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि चलते चलते हम बहुत थक चुके हैं और हमें बहुत जोर की भूख भी लगी है। तो चलो आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठगी की कला आजमाई जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी बहुत खुश हुए और चहकते हुए बोले, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कहते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद कोई काम दूजा। उनमें से एक ने कहा, मैं तो एक सेर लड्डू खाऊंगा। उसकी बात सुनकर तीसरा ठग घसीटा बोला, उस्ताद मैं तो एक सेर जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और अपने दोनों साथियों के कान में कुछ समझाने लगा। जब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो अपनी योजना के अनुसार भोला और घसीटा दुकान के अंदर चले गए और बैठ गए। अपनी दुकान में ग्राहकों को आया देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दरअसल दुकानदार लाला राम बहुत कंजूस आदमी था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। आज तो सुबह से एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया था। सुबह से बैठे बैठे पति पत्नी दोनों सिर्फ मक्खियां ही मार रहे थे। जब उन्होंने देखा कि दो ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लाला राम बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, रामकली देखो तो, आज तो भगवान ने हम पर बहुत मेहरबानी कर दी, एक साथ दो ग्राहक भेज दिए। रामकली बोली, अजी ऐसे खुश होते रहोगे या जाकर पूछोगे भी कि उन्हें क्या चाहिए। लाला राम ने अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान पर चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तोल दूं?
ये सुनकर ठग भोला लाला राम के पास गया और पूछने लगा, लाला जी, जलेबी किस भाव दे रहे हो? लाला राम ने कहा, 10 रुपये किलो। भोला ने कहा, ठीक है लाला जी, 1 सेर जलेबी तोल दो। जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। अब क्योंकि वह सस्ता जमाना था तो मिठाइयों के दाम भी कम ही थे। लाला राम ने अपने नौकर को आवाज लगाई। नौकर गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया और 1 सेर जलेबी तोलकर भोला को दे दी। भोला वहीं बैठकर जलेबियां खाने लगा। भोला को जलेबी खाता देखकर थोड़ी ही देर में घसीटा भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और बोला, लाला जी, देसी घी के लड्डू किस भाव दिए हैं? लाला ने कहा, 10 रुपये किलो। ठीक है लाला जी, 1 सेर देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लाला ने लड्डू तोलकर घसीटा को दिए। घसीटा भी वहीं बैठकर लड्डू खाने लगा। 2 ग्राहकों को मिठाइयां खाते देखकर लाला अपनी पत्नी से बोला, देखो रामकली, आज का दिन तो बहुत अच्छा शुरू हुआ है। कहाँ तो हमारे पास मिठाई लेने कोई नहीं आ रहा था और आज एक सेर मिठाइयां बिक गई है। रामकली बोली, अरे अब क्या अपनी दुकान को खुद ही नजर लगाओगे? थोड़ी देर बाद भोला ने जलेबी खत्म की, हाथ छाड़े, मूंछों को ताप दिया और दुकान से बाहर जाने लगा। तभी लाला राम ने उसे आवाज लगाई, अरे भैया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। भोला बोला, लाला, मैंने तो आते ही तुम्हें 10 रुपये पकड़ा दिए थे, जब आपने भाव बताया था उसी समय। लाला बोला, नहीं, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी। भोला कह रहा था कि उसने 10 रुपये लाला को दे दिए, जबकि लाला का कहना था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। इसी बीच घसीटा ने जोर से आवाज लगाकर लाला से कहा, लाला जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसों को भूल मत जाना। मैंने तो आते ही आपको 50 रुपये दे दिए थे। 10 रुपये के लड्डू हो गए। अब बाकी के 40 रुपये बकाया आप मुझे दे दीजिए, जो मैंने आपसे लेने हैं। लाला ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगा, अब यह दूसरा भी मुझे ठगने आएगा। एक तो पहले ही इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए और अब दूसरा बोल रहा है कि उसने मुझे 50 रुपये दे दिए हैं। लाला ने अपने गले में झांक कर देखा कि उसमें एक भी पैसा नहीं था। उसने भोला से कहा, भाई, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। एक भी नया नोट मेरे गले में नहीं है। उसकी बात सुनकर घसीटा भड़क उठा और बोला, सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अपने बाकी के 40 रुपये मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। अब तो भोला और घसीटा दोनों ही लाला राम हलवाई से लड़ रहे थे। बाहर खड़ा उनका साथी रामू उस्ताद काफी देर से यह सब देख रहा था। वह दुकान के अंदर गया और जाकर बैठ गया। लाला राम ने रामू को वहीं खड़े देखा था और उसे पता था कि यह आदमी शुरू से ही सारा खेल देख रहा है। इसीलिए लाला राम ने रामू से कहा, अरे भाई, तुम तो मेरी दुकान के बाहर खड़े हुए बहुत देर से यह तमाशा देख रहे हो। तुमने इन दोनों को आते हुए भी देखा और इन्हें मिठाइयाँ खाते हुए भी देखा। तुम बताओ कि क्या इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए? रामू जोर से बोला, ना, इन्होंने पैसे कहाँ दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन दोनों ने मिठाइयाँ लगवाई और खाने के लिए बैठ गए। लाला राम भोला और घसीटा से बोला, देखो भाई, ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। ये भी कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। भोला और घसीटा अब पहले से भी ज्यादा भड़कने लगे और बोले, हमें इस आदमी से क्या मतलब है? हमने तो पैसे दे दिए हैं, हम तो बस इतना ही जानते हैं। लड़ाई करते से करते वे तीनों दुकान से बाहर आ गए और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तब किसी ने यह खबर शहर के कोतवाल को दे दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन 3 झगड़ा करने वालों को कोतवाली में पकड़कर लाया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। अब वे दोनों तो कह रहे थे कि हमने पैसे दे दिए हैं। घसीटा के तो 40 रुपए अभी और भी बाकी थे, जबकि लाला का कहना था कि इन दोनों ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। मैंने अपने गले में भी देख लिया, उसमें वही पैसे थे जो पहले से रखे हुए थे। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल बोला, लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को बता सके कि इन दोनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं या नहीं? लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा और फिर लाला को याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद उसकी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था और उसने सब कुछ देखा था।
उसने यह बात भी स्वीकारी थी कि इन दोनों में से किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। यह ख्याल आते ही लाला का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल जी, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान के अंदर आ गया था। उसने सब कुछ देखा था और उसने इन दोनों के सामने यह बात भी कही थी। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, आज शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। अब तो लाला राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में जा पहुंचा। देखा तो रामू ठग अभी भी दुकान में ही बैठा हुआ था। लाला उसके हाथ पैर जोड़ते हुए बोला, भैया तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। तुमने तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा माजरा देखा है। रामू बोला, लाला जी, मैं तो सारा कुछ देख रहा था। उन दोनों घटिया आदमियों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया था और भरपेट मिठाई भी खा ली थी। लाला बोला, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब रामू ने एक चाल चली। वह कांपते हुए बोला, लाला जी, मैं चल तो देता, पर मुझे बड़ी जोर की ठंड लग रही है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है। ये कहते कहते वह जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब रामू को छूकर देखा तो सोचने लगा कि इसको बुखार तो है नहीं, पर हो सकता है कि बिना मौसम के बुखार चढ़ गया हो, जो शरीर के अंदर ही तप रहा हो। उसने अपनी पत्नी रामकली को आवाज लगाते हुए कहा, अरे रामकली, जरा मेरी पश्मीना की चादर तो ले आओ, जो मैंने कल ही कश्मीर से मंगवाई है। बड़ी अच्छी और गर्म चादर है। वह इस भाई को उड़ा दो, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, इसके लिए गर्मागर्म चाय भी बना दो। चाय के अंदर पानी मत डालना, दूध में पत्ती लगा देना। रामकली यह सुनकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो पहले तो लाला राम बोल देता कि रामकली चाय बना दो, और जब रामकली चाय बनाने के लिए बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर नका इशारा कर देता। अब तो रामकली असमंजस में पड़ गई कि चाय बनाऊं या ना बनाऊं। तब उसके पति लाला राम ने एक बार फिर से आवाज लगाई, रामकली, देर न करो, जल्दी से चाय बना दो, हमें कोतवाली भी जाना है। अब तो रामकली ने चाय बनाई और चाय का प्याला भर के रामू के सामने रख दिया। रामू ने चाय का एक घूंट पिया और फिर बोला, लाला जी, मैं खाली चाय तो पीता नहीं, चाय के साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। लाला राम हलवाई ने देसी घी के 4 लड्डू और 4-6 जलेबियां उठाकर रामू को पकड़ा दी और बोला, भैया, इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पी लो और मेरे साथ कोतवाली चलो। रामू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेता रहा और साथ ही लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था, जबकि लाला राम का दिल जल रहा था कि यह जल्दी से जलेबी खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर के बाद रामू ने लड्डू और जलेबी खत्म कर दिए, मूंछों पर ताप दिया और बोला, लाला जी, अब मुझे ठीक लग रहा है। लगता है मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो। लाला राम रामू को लेकर फिर कोतवाल के सामने पहुंच गया। लाला राम ने कहा, हुजूर, ये वही आदमी है जिसने यह सारा माजरा देखा था। कोतवाल ने रामू से पूछा, क्यों भाई, तुमने इनको मुफ्त में मिठाइयां खाते हुए देखा है? तो रामू एकदम से अपने तेवर बदलते हुए बोला, नहीं कोतवाल जी, मैंने तो इन दोनों को पैसे देते हुए देखा है। एक ने तो आते ही 10 का नोट दिया था और दूसरे ने 50 का नोट दिया था, और लाला जी ने कहा था कि बाकी के 40 रुपये बाद में ले लेना। यह सुनते ही लाला के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने रामू से कहा, अरे भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी तरफ से गवाही देनी थी। रामू ने कहा, जब तुमने मुझे मारने पीटने की धमकी दी तो मैं और क्या कहता। और फिर वह कोतवाल से बोला, देखो हुजूर, इसने मुझे बहुत डराया, धमकाया, इसलिए मैं गवाही देने को तैयार हो गया था, पर आपके सामने मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ये सुनते ही लाला राम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसकने लगी। वह समझ गया कि यह तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग है। उसने रामू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते तो कम से कम तुम सच बोल दो। रामू तपाक से बोला, हुजूर, इसने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे चाय पिलाई, लड्डू खिलाए, क्योंकि इसने जब मुझे डराया, धमकाया तो मैं डर के मारे कांपने लगा था, और तब मुझे सहज करने के लिए इसने चाय और लड्डू और जलेबी मुझे खिलाई।
यह सुनकर तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया और वह लाला के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, लाला, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? इन भले आदमियों पर इल्जाम लगा रहे हो कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, और दूसरा तुमने इस भले इंसान को डराया, धमकाया। इतना सुनकर रामू बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं है। ये तो ये भी कह सकता है कि मैंने जो चादर ओढ़ रखी है वह इसी ने मुझे दी है। लाला चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ हुजूर, ये चादर मेरी है और मैंने इसे तब दी थी जब इसे ठंड लग रही थी। रामू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, हुजूर, जो मैंने कहा था वह सच हो गया। ये तो एक नंबर का ठग है, मिठाई देकर लोगों से दोगुनी कीमत वसूल करता है। अब तो कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लाला को फटकारते हुए बोला, लाला, चुपचाप इन्हें 40 रुपये वापस दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी के अभी उठाकर कैद खाने में डाल दूंगा। लाला भी अब यह अच्छी तरह से समझ चुका था कि वह ठगों के जाल में फंस चुका है। उसने 40 रुपये निकाले और घसीटा को दे दिए और फिर बिना किसी अपराध के माफी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया। वे तीनों भी कोतवाली से बाहर आ गए और लाला को पीछे से बोले, क्यों लाला, कैसी रही? मिठाई भी खा ली और पैसे भी नहीं दिए हमने, और तुमसे तुम्हारी कीमती चादर भी ले ली। इसके बाद तीनों ठग और लाला अपने अपने रास्ते चले गए। पुराने जमाने की बात है, जब चंदनपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती, सीधा साधा और भगवान पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। चंदनपुर गांव एक बहुत ही हरा भरा और खुशहाल गांव था। गांव के ज्यादातर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन चलाते थे। वैसे तो गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और किसानों के खेत हमेशा फसलों से लहलहाते रहते थे, जैसे हरियाली का सागर हो। लेकिन इन फसलों पर किसानों से ज्यादा गांव के जमींदार आजाद सिंह का अधिकार था। वह किसानों की आधी से ज्यादा फसल लगान के रूप में वसूल कर लेता था। वैसे तो गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छा था, लेकिन सभी किसान जमींदार के सताए हुए थे, क्योंकि जमींदार के पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और आजाद सिंह को जमींदारी विरासत में मिली थी। इसलिए जमींदार आजाद सिंह का विवाह बहुत ही जल्दी हो गया था। उसका विवाह पड़ोस के ही एक जमींदार की बेटी के साथ हुआ था। शादी के बाद तो जैसे जमींदार का गांव वालों पर दबदबा और भी ज्यादा बढ़ गया था, जैसे सूरज का ताप, क्योंकि जमींदार की पत्नी जमींदार से भी 2 कदम आगे थी। उसने ससुराल में आते ही जमींदारी की सारी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। अब तो गांव वालों पर जमींदार के अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गए थे। अब जमींदार की पत्नी ही जमींदारी का सारा हिसाब किताब देखने लगी। वह रोज रोज कोई न कोई नया कानून लगा देती। कभी लगान से संबंधित कानून लागू करती तो कभी हिस्से से संबंधित। अब गांव के लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जमींदार की पत्नी ने गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। गांव वालों में जमींदार और उसकी पत्नी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। सारे गांव वाले परेशान थे कि पुरखों की जमीन छोड़कर जाए भी तो कहां जाए। गांव वाले अपनी रोजगार का सहारा छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। लेकिन अचानक ही जमींदार के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब भरी जवानी में जमींदार की मौत हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो जमींदार आजाद सिंह के शरीर की तो राख बन गई, मगर उसकी आत्मा ने इस गांव को नहीं छोड़ा। आजाद सिंह की आत्मा पीपल के पेड़ पर, खेतों, नदियों, तालाबों में भटकने लगी। गांव में सबको पता चल गया कि आजाद सिंह भूत बनकर जगह जगह दिखाई देता है। एक दिन हरिया अपने कंधे पर कस्सी और एक पोटली में खाने पीने के लिए रोटियां लेकर अपने खेतों में जुताई करने के लिए जा रहा था कि तभी उसे तीतर की आवाज सुनाई दी। हरिया ने सोचा कि यह तो बहुत ही बुरा शगुन है। हरिया थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर उसने सामने देखा कि झाड़ियों में सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। हरिया उसके पास गया मगर उसे पहचान नहीं पाया। फिर हरिया ने उससे राम राम की ओर पूछने लगा, तुम कौन हो भाई? सफेद कपड़ों वाला आदमी कहने लगा, हरिया, तुझे बड़ी जल्दी अकड़ आ गई। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे पहचानेगा नहीं। गांव के मालिक को तो इतनी जल्दी भूल जाएगा। अभी तो मुझे मरे हुए इतने दिन भी नहीं हुए। तभी हरिया ने उसे पहचाना और मन में सोचा,
अरे, ये तो जमींदार आजाद सिंह का भूत है, मगर अब डरने से क्या होगा? तभी हिम्मत जुटाकर वह बोला, अन्नदाता, मुझे शक तो पहले से ही हो गया था कि ये आप हैं, मगर सोचा कि आप तो स्वर्ग में राज कर रहे होंगे। ये तो हम जैसे गंवार लोग होते हैं जो भूत बनकर पेड़ पड़ भटकते हैं। हरिया की ऐसी बात सुनकर भूत थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, हरिया, जब तक मैं जिंदा रहा मैंने इस गांव पर खूब राज किया। अब राज करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मानो या न मानो, सच्ची बात तो यह है कि अपने गांव के किसानों की भलाई के लिए मैंने स्वर्ग का राज भी कबूल नहीं किया। जब तक जिंदा था तुम लोगों को मैंने बहुत दुख दिया, मगर भूत बनकर तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। तुम्हारा कुछ तो बोझ हल्का होगा। हरिया ने कहा, जमींदार साहब, हमारा जन्म तो मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। हम तो आपके लिए ही दिन रात पसीना बहाते हैं, इसमें भला बोझ कैसा? जमींदार का भूत फिर मीठी आवाज में बोला, नहीं हरिया, वह तो मेरी पत्नी थी जिसका कहना मुझे मानना पड़ता था। अब तो मरकर मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने धन के लिए तुम लोगों पर कितना अत्याचार किया, परंतु अब पता चला कि मरने के बाद तो एक मुट्ठी दाने भी साथ में नहीं जाते। अब देखो, पंडितों के रोजाना पूजा पाठ की वजह से मैं अपनी हवेली को देखने के लिए भी तरस गया हूं। अब मेरा अपनी पत्नी और मेरे बेटों से कैसा नाता, सब मतलब का रोना धोना है। मैं हवेली में जाने के लिए तड़पता हूं, मगर वह मुझे पांव ही नहीं रखने देते। अब मुझे बड़ा ही पछतावा होता है कि क्यों मैंने इनके लिए तुम लोगों को इतना कष्ट दिया। अब मैं तुम लोगों के कुछ काम आना चाहता हूं, शायद मुझे कुछ शांति मिल जाए। जमींदार के मुंह से यह सब सुनकर हरिया का दिल भर आया, क्योंकि कभी भी उसने अपने मालिक के मुंह से इतने मीठे वचन नहीं सुने थे। और फिर हरिया हाथ जोड़कर कहने लगा, मालिक, आपने अपने मुंह से यह बात कह दी, मेरे लिए यही बहुत है। मैं इसी में खुश हूं। जमींदार का भूत बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं हरिया, सिर्फ कोरी बातें करने से क्या होगा। मैं सचमुच तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। अब तुम ये बताओ हरिया कि तुम्हारे खेतों में हर साल कितना बाजरा होता है? हरिया बोला, अगर बरसात अच्छी हुई तो 1000 मन से कम नहीं होता। भूत कहने लगा, मगर तेरे पास तो मुश्किल से 100 मन ही बचता था। आज तो मेरा जी कलपता है कि मैंने तुम लोगों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए थे। अब मेरी बात मानो तो तुम्हें इस खेत में एक बार भी हल चलाने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम उल्टे पांव घर लौट जाओ। कार्तिक मास में 2000 मन बाजरा पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम हवेली में एक दाना भी हिस्सा नहीं दोगे, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे हैं। हरिया सिर खुजाते हुए कहने लगा, नहीं अन्नदाता, ऐसी कमाई से तो राम बचाए। हम अभागे आप जैसे बड़े लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? आपके मुंह से ऐसी अमृतवाणी सुनकर तो मुझे 2000 मन की जगह लाखों मन बाजरा समझो मिल ही गया। अन्नदाता, हम गंवार पीढ़ियों से हाथ से अन्न पैदा करके ही खाने की आदी हैं। बिना मेहनत का अनाज हमें नहीं पचेगा। निठल्ला बैठना हमारे लिए मौत से भी ज्यादा दुखदाई है। अब यह बात जमींदार के भूत को चुभ गई, मगर फिर भी गुस्से को दबाकर वह कहने लगा, अच्छा तो हरिया, तुम्हारा मतलब यह है कि हम जमींदारों को ही दूसरों का माल बचता है, हम हराम की खाते हैं। हरिया कोहनियों तक हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा, नहीं अन्नदाता, कभी मेरे मुंह से ऐसी बात निकले तो मेरी जबान में कीड़े पड़ जाए। आप तो बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों का तो काम ही आराम फरमाना है। आपके तो पिछले जन्म के पुण्य ही ऐसे हैं। जमींदार का भूत थोड़ा उसके पास आया और बोला, हरिया, अब मैं झूठी दया नहीं दिखा सकता। अब मैं तुझे करके दिखाऊंगा। हरिया, अब तुझे अपने खेतों में पांव रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब तुझे घर बैठे 2000 मन बाजरा हाथ लगेगा, तब तुझे मेरी दयालुता का पता चलेगा। तुम किसान लोग भी एक बार आराम का दुख उठाओ तो सही। हम तो ये दुख पीढ़ियों से उठाते आ रहे हैं। अब तो हरिया बड़ी दुविधा में पड़ गया था। न तो वह मुफ्त में बाजरा लेना चाहता था और न ही भूत के साथ कोई झगड़ा करना चाहता था। हरिया को मन ही मन में यह डर था कि भूत भी जमींदार का है। अगर बिगड़ गया तो घर को मिट्टी में मिला देगा। और फिर सोच विचार करके वह बोलने लगा, अन्नदाता, अगर अनुमति हो तो खेतों में जुताई कर दूं। आप कहां इन झाड़ियों में फंसते फिरेंगे? भूत कहने लगा, तुम्हें पसीना बहाए बिना तसल्ली नहीं मिलेगी। जा, तेरे घर 2000 मन बाजरा पहुंच जाएगा। अब जा और चैन की बंसी बजा। अब इन खेतों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है।
भूत नहीं माना तो हरिया खेतों में एक बार भी कस्सी चलाए बिना ही घर को चला गया। भूतों के कई किस्से हरिया ने सुन रखे थे। उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, मगर फिर भी हरिया को कोई खास खुशी नहीं थी। बिना मेहनत के पैदावार वह कैसे स्वीकार कर सकता था। फिर उसने अपनी घरवाली को सारी बात बताई। जब उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो उसे एड़ी से लेकर छोटी तक आग लग गई, जैसे नागिन की पूंछ पर किसी ने पांव रख दिया हो। वह तनाते हुए कहने लगी, हमें नहीं चाहिए ऐसा हराम का एक भी दाना। इससे तो अच्छा यह है कि हम भूखे मर जाए। जीते जी जमींदार ने हमें इतने दुख दिए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वह मरकर हम पर ऐसी मेहरबानी करेगा? तुम्हें उस जालिम पर भरोसा हो तो हो, मगर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। हरिया फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, भूत की बात तो मेरे गले भी नहीं उतर रही, पर क्या करता, मुझे झूठ मूठ ही बलि का बकरा बनना पड़ा। अब वह कहीं बिगड़ गया तो हमारे इकलौते बेटे को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। बस इतना सोचकर ही मैं चुपचाप घर आ गया। बेटे के जोखिम की बात सुनकर उसकी पत्नी भी थोड़ा डरी और होले से बोली, मुझे भरोसा तो नहीं है कि जमींदार का भूत हमें 2000 मन बाजरा पैदा करके देगा, मगर फिर भी उसकी बात अगर पूरी हो गई तो हम उस बाजरे का एक दाना भी घर में नहीं रखेंगे। आधा बाजरा तो जमींदार की हवेली छोड़कर आएंगे और आधा चींटियों और कबूतरों को डाल देंगे। हम तो बस अपने मन को यही कहकर समझा लेंगे कि इस वर्ष गांव में अकाल पड़ गया है। दोनों पति पत्नी ने ये कहकर अपने आप को समझा लिया। अगले दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। बादलों ने खूब पानी बरसाया। चारों ओर पानी पानी हो गया, जैसे समंदर ही जमीन पर उतर आया हो। जल से भरे हुए खेत काफी दिनों बाद जुतने के लायक हुए थे। गांव के सारे किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़े तो हरिया से भी रुका नहीं गया। वह भी अपने बैलों को जोतकर खेतों में पहुंच गया। जमींदार का भूत उन्हीं झाड़ियों के बीच में खड़ा हुआ था। हरिया ने उसे राम राम की तो भूत बोला, तुम्हें मैंने कितना मना किया था, फिर भी तू हल जोत कर यहां पर आ गया। मेरी बात पर तुझे भरोसा नहीं हुआ? बैलों को रोककर हरिया बोला, नहीं अन्नदाता, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपकी बात पर भरोसा न करूं। अन्नदाता, मेरी पूरी जिंदगी में इतनी जोरदार बारिश कभी नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, अब तक जो खाते आए हैं वह भी तो आपका ही दिया हुआ था। सच कहूं तो आज तक मैं कभी खाली नहीं बैठा। बरसात होते ही मेरे रोम रोम में काम करने के लिए तड़प उठने लगती है। अब आपकी मर्जी हो तो मैं खेतों में कुछ लकीरें खींच दो। भूत सिर हिलाते हुए बोला, ना, इस साल तो तुझे खेतों में पांव भी नहीं रखने दूंगा। तुम गांव वाले हमें कोसते थे कि हम हाथ पर हाथ धरे हुए ऐश करते हैं। अब पता चला कि खाली बैठकर ऐश करना कितना मुश्किल होता है। तू तो एक ही दिन में घबरा गया। हमें देख, हम पूरी जिंदगी मक्खी भी नहीं उड़ाते। ये तो हमारा कलेजा था जो चुपचाप मजे लेने का दुख झेलते रहे, कभी ऊफ तक नहीं की। आज भी जमींदार के भूत ने उसे वापस भेज दिया। उसकी एक न चली, वो उल्टे पांव घर वापस आया। जमींदार के भूत ने हरिया को खेतों में हल नहीं चलाने दिया। गांव के सब किसानों ने अपने अपने खेत जोते, परंतु हरिया का खेत अभी भी उजाड़ पड़ा हुआ था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जब कोई उसके उजड़े हुए खेतों के बारे में पूछता तो हरिया बात को टाल जाता। हरिया के खेतों के आस पास के खेतों में हरियाली छाने लगी थी। उसका खुद का खेत बदरन था, जो अब उसकी आंखों में खटकने लगा था। अब वह करे भी तो क्या करे। हरिया को एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा था। वह घूमता हुआ अपने खेत की तरफ आ गया, मगर भूत वहीं पर तैयार खड़ा मिला। भूत की नजर जब हरिया पर पड़ी तो उसने भूत से विनती की, अन्नदाता, सबके खेतों में हरियाली छाई है, पर मेरा खेत एकदम कोड़ा पड़ा है। अब आप ही बताइए, बीज बोए बिना खेतों में पैदावार कैसे होगी? तब भूत हंसा और बोला, बीज बोकर पैदावार करना ये आदमियों का काम है। हम देवलोक के प्राणी हैं, जब चाहें लाखों मन बाजरा ढेर लगा दें। मैंने तुझे इतना मना किया कि अपने खेतों में मत आना, फिर भी तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। तब हरिया मरी सी आवाज में कहने लगा, अन्नदाता, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अगर फसल अच्छी न हो और हमारे हाथ कुछ न लगे तो भी मैं अपने मन को समझा लेता, लेकिन बिना जुते हुए खेत बड़े ही बुरे लगते हैं। अन्नदाता, अब भी देर नहीं हुई, मुझे जुताई करने दे। खाली बैठे बैठे तो अब मैं पागल हो जाऊंगा। भूत फिर से जोर से हंसा और बोला, हरिया, तुझे अब पता चला कि खाली बैठने से ज्यादा मुश्किल काम इस दुनिया में कोई नहीं है।
लेकिन तुम लोग हमें देखकर कुढ़ते थे, जलते थे, और अब तुझे पता चल ही गया होगा कि मेहनत से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। हरिया लगातार भूत से मिन्नतें करता रहा कि वह उसे खेत जोतने दे, मगर भूत टस से मस न हुआ। लोगों ने अपने अपने खेतों में जुताई की, बाजरे के बीज बोए, और थोड़े ही समय में खेतों में हरियाली छा गई। बूटे बूटे पर बाजरे के फूल निकल आए। लहराता बाजरा मानो धरती को स्वर्ग बना रहा था। हरिया अपने खेतों को देखता तो उसका दिल जल जाता। वह बार बार भूत के आगे हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परंतु भूत अपनी बात पर ही अड़ा था। हरिया ने आंखों में आंसू निकाले तो भूत बोला, अभी तो हराम की पैदावार हुई भी नहीं और उससे पहले ही तो हाय हाय करने लगा। अरे ये काम इतना हंसी का खेल नहीं है। वह तो हम जमींदारों की मजबूत छाती थी जो पीढ़ियों तक दूसरों की मेहनत को डकार रहे थे और चू तक नहीं की। और फिर हरिया अपने कान पकड़कर बोला, अन्नदाता, 1000 बार कान पकड़ता हूं, खाली बैठने से तो जिंदा जल जाना ही अच्छा है। भूत भी कहां चुप रहने वाला था। कहने लगा, तुमने हमें कई पीढ़ियों तक खाली बैठकर सताया है, एक बार तू भी तो ये दुख उठाकर देख। तुझे तो अभी से छठी का दूध याद आ गया। मना करता हूं, फिर भी रोज अपने खेतों को देखने के लिए चला आता है। खेतों को देखे बिना तुझे चैन नहीं पड़ता। अब तो हरिया पूरी तरह से बेबस हो चुका था। वह खेतों में आता तो जमींदार के भूत पर उसका बस नहीं चलता, और घर पर रहता तो उसे चैन नहीं पड़ता कि उसके खेत खाली पड़े हैं। गांव के लोग हरिया की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन हरिया को अपने खेतों का चक्कर लगाए बिना चैन नहीं पड़ता था। हर बार भूत उसे वहीं पर मिलता। एक दिन हरिया भूत के पैरों में गिर गया और अपनी पगड़ी रखते हुए कहने लगा, अन्नदाता, अब की बार अगर खेती करता तो 1000 मन बाजरा से भी ज्यादा होता। पिछले 50 सालों में ऐसी फसल नहीं हुई। लोगों के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई है कि क्या कहना। लोगों के घरों में तो अन्न के भंडार लग गए हैं। मेरे इस खेत को देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि इस सूखे खेत में बाजरा कैसे पैदा होगा। अब भी आप चाहे तो अपनी लीला दिखा सकते हैं और खेतों में बाजरा लहलहाने की कृपा कर सकते हैं। आगे का काम मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे भी तो कुछ काम करने दें। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। आपसे विनती है कि आप सिक्कियों का ढेर यहीं पर लगा दें। आगे का काम तो मैं अपने हाथों से ही कर लूंगा। बिना काम किए तो मेरी हड्डियां दुखती है। भूत बोला, हरिया, गद्दों पर सोते सोते हमारी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा। हमने तो कभी इतना रोना धोना नहीं किया। तुम्हें इतने ही आराम से नानी याद आ गई। हरिया बोला, अन्नदाता, मैं जब तक जीऊंगा आपका गुणगान करता रहूंगा, धूप बत्ती करूंगा, पर मुझे कुछ न कुछ काम तो करने दे। भूत गुस्से से बोला, एक बार इस मुंह से न कह दिया तो अब इसी मुंह से हाँ कैसे करूं। बेचारा हरिया क्या करता, चुपचाप अपने घर आ गया। 3 दिन तक वो घर में मुंह लटकाए हुए बैठा रहा। चौथे दिन फिर अपने खेतों में पहुंचा और भूत से बोला, अन्नदाता, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लोगों के यहाँ पर कितनी अच्छी बाजरे की पैदावार हुई है। आप यहाँ खेतों में बाजरे का ढेर लगा दें तो कम से कम मैं गाड़ी में ही भरकर उसे घर ले जाऊं। इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं। और फिर भूत हंसकर बोला, मैंने दुनिया में पागल तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा पागल कोई नहीं देखा। तुझे मुझ पर भरोसा हो गया कि मैं तुझे बाजरा दे दूंगा। पगले, जब तक मैं जिंदा रहा तुम लोगों को दुख ही दिया। अब अगर मैंने मरकर तुझे सुख दे दिया तो मैं नर्क में नहीं चला जाऊंगा। अगर मैं तुझे बाजरा देने की बात नहीं करता तो क्या तू खेती के बिना रह सकता था। ये सब तो मेरी चाल थी। अब तू सपने में ही बाजरा देख। ये सुनकर हरिया बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, मजा आ गया अन्नदाता, बहुत ही मजा आ गया। आपने इतने बड़े दुख का पहाड़ मेरे सिर से उतार दिया। बाजरा हाथ नहीं लगा इसकी मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं है, लेकिन अगर बाजरा हाथ लग जाता तो मुझे चिंता जरूर होती, क्योंकि हराम का खाना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। धरती और मेरे पसीने का खूब मेल है। जिंदा रहा तो ढेर सारा बाजरा अगले साल उगा लूंगा। अब तो मैं घर जाकर आराम से 5 सेर गुड़ बांटूंगा। इतना कहकर हरिया ने भूत को राम राम की ओर फूल की तरह हल्का होकर वो घर पहुंच गया। कई रातों के बाद हरिया और उसकी पत्नी को आज चैन की नींद आई थी। जमींदार का भूत हरिया की खुशी देखकर मन महसूस कर रह गया था। इसके बाद जमींदार के परिवार वालों ने जमींदार का पिंड दान कर दिया, और उस दिन के बाद से कभी जमींदार का भूत उस गांव में नहीं नजर आया।
सुंदरनगर नाम के एक कस्बे में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके बेटे का नाम था चंदन। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ाकर थक गया, पर वह अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखा पाया। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है। वह शहर में रहता है। तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना होगा, वही तुझे कुछ सिखा सकेगा। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूसरे शहर में भेज दिया। वह लड़का चंदन पूरे 1 साल तक अपने गुरु के पास रहा, और 1 साल के बाद जब वो अपने घर वापस आया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा, अब बताओ कि 1 साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा? लड़के ने कहा, पिताजी, मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूं। यह सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे भगवान, 1 साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने सिर्फ कुत्तों की भाषा ही समझना सीखा है। क्या तू इतना ही पढ़ पाया और कुछ भी सीखा है या नहीं? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब 1 साल के बाद उसका बेटा खुशी खुशी अपने घर आया तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, इस बार 1 साल में तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से बोला, अरे महामूर्ख, तूने मेरा मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा सिर्फ जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में ही लगा दिया। तुझे शर्म नहीं आती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैं तेरी मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहता। इस बार मैं तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा। अगर इस बार भी तू कुछ पढ़ना लिखना सीख कर नहीं आया तो तू मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख लड़के से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे चंदन को तीसरे गुरु के पास भेजा। 1 साल के बाद जब चंदन वापस आया और अपने पिता के घर पहुंचा तो पिता ने उससे पूछा, बेटा, इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। अपने नौकरों को बुलाकर बोला, तुम सब कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ये मेरा बेटा नहीं है और ना ही मैं इसका पिता हूं। तुम इसे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता। जमींदार के सेवक उसे उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। बेटा चंदन दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं इस किले में रहकर ही अपनी रात गुजार लूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया, लेकिन उस लड़के को देखकर वह कहने लगा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दूं, लेकिन किले के पिछले हिस्से में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमियों को चीर फाड़ डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। आसपास के सारे गांव के लोग इन कुत्तों से बहुत परेशान हैं। इस किले के पिछले हिस्से में कमरे खाली हैं। क्या तुम यह जानकर भी उन कमरों में रात गुजारना चाहोगे? लड़का यह सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि वह कुत्तों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वो किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की आज्ञा दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए ताकि वह मुझ पर झपट ना पड़े। किले के मालिक को चंदन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वह कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आए थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए कुछ खाने को दे दिया। वह सचमुच खंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वह खुद चंदन को किले के पिछले भाग में ले गया और वहां पर छोड़ आया। जब चंदन किले के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत से खंखार कुत्ते थे। तभी कुत्ते उसके सामने प्यार से पूंछ हिलाने लगे। चंदन ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो वह सभी उस पर टूट पड़े। बाद में चंदन ने कुत्तों के साथ कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब चंदन उठकर किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो किले का मालिक हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए चंदन बोला,
उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया है कि वह क्यों इतना अधिक भौंकते हैं और वह क्यों इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें श्राप मिला हुआ है। उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ती है और यह खजाना किले के पिछले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक ने चंदन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास तभी करूंगा जब तुम वह खजाना खुद यहां पर लेकर आओगे। चंदन फिर से किले के पिछले हिस्से में गया और वहां से एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाया। उस पेटी के अंदर बहुत मूल्यवान हीरे भरे हुए थे। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश हुआ और वह चंदन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चंदन को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकालने के बाद कुत्तों का भौंकना भी अब बंद हो चुका था और तब आसपास के सारे गांव वालों ने शांति की सांस ली। कुछ समय तक उस किले के अंदर रहकर चंदन ने आगे का सफर करने की सोची, क्योंकि वह आगे की दुनिया देखना चाहता था। वो किले के मालिक से आज्ञा लेकर आगे के सफर पर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब आया और उस तालाब के अंदर मेंढक भरे पड़े थे जो जोर जोर से टर टर कर रहे थे। जैसे ही चंदन ने मेंढकों की आवाज सुनी तो वह सब कुछ समझ गया और वह बहुत दुखी भी हुआ। मेंढकों ने उसे कोई बहुत दुख भरा समाचार सुनाया था। कुछ समय के बाद वह लड़का एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। चंदन उसी मंदिर में रहने लगा और उसकी साफ सफाई करने लगा। गांव वालों को चंदन पर दया आ गई और उन्होंने उसके खाने पीने का प्रबंध कर दिया। इस गांव में पिछले कई समय से बारिश नहीं हुई थी। गांव में लोग बहुत कम रहते थे क्योंकि अधिकतर लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। जो लोग बचे थे वह भी खेती नहीं करते थे क्योंकि पिछले बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, चंदन ने मंदिर की छत पर बैठे हुए 2 कबूतरों को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, दोस्त, मैं पश्चिम दिशा की तरफ से उड़कर लंबा सफर तय करते हुए आया हूं। उस दिशा से इस तरफ घनघोर बादल आ रहे हैं। अगले 15 से 20 दिनों में वह बादल इस गांव के ऊपर बरसेंगे, परंतु यहाँ के लोग खेती छोड़ चुके हैं। बेचारे इस बारिश होने के बावजूद भी फसल नहीं लगा सकेंगे। चंदन ने उनकी बातें सुनकर गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बात मानकर खेतों में बीज बो दिए। 20 दिनों के बाद सचमुच पश्चिम दिशा से आए हुए बादलों ने झमाझम बारिश की। लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोग चंदन की जय जयकार करने लगे। चंदन को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। अब चंदन उन 2 कबूतरों के साथ मिलकर गांव वालों की भलाई के काम करने लगा। पूरे राज्य में चंदन की ख्याति फैल गई थी। असल में बात यह थी कि इस मंदिर के पुजारी की मृत्यु का समाचार चंदन को पहले ही मिल चुका था। जब वह इस गांव में आने से पहले तालाब के किनारे से गुजरा था तो मेंढकों ने उसे मंदिर के पुजारी की मृत्यु का समाचार बता दिया था और यह समाचार सुनकर ही चंदन ने इस गांव में आने का फैसला किया था और उसका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अब चंदन के पिता को भी यह खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बन चुका है। अब तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। जिस बेटे को वह मूर्ख समझते थे वह कितना विद्वान और योग्य निकला और अब उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकता है और अपने अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह किताबों के ज्ञान से कहीं बढ़कर होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप KTV स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।